नमस्कार, आप सबका स्वागत है एग्जाम कोच की ऑनलाइन क्लास में। हिंदी की कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। इससे पहले आपको पूर्व में सूचना दे देते हैं कि हमारे इस मंच से बहुत से कोर्स चलते हैं। अभी शीघ्र ही कोर्स सिविल का PCSIS का शुरू हुआ है, टेट चल रहा है, सुपर टेट चल रहा है, TGT PGT। तो इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे भी स्क्रीन पे नंबर चलते रहते हैं और वैसे यहाँ पे भी नंबर लिखा है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, इस पे फोन पे नंबर पे बोल सकते हैं। स्क्रीन पे भी एक नंबर चल रहा है, उस पर भी बात करके यहाँ जो जो विषय चल रहे हैं, जो कोर्स चल रहे हैं, उन सब की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो हिंदी की कक्षा प्रारंभ हो रही है। पिछली क्लास में हमने बताया था वर्णमाला के बारे में। उस वर्णमाला को और भी आगे बढ़ाना है। सबसे पहले आपने जो वर्णमाला पढ़ी थी वो सामान्य वर्णमाला थी। अब हम आपको बताते हैं शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला। शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला देखिएगा, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला, शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला, ध्यान रखिएगा ये शब्दकोश होता है। अगर इस तरीके से कोश लिखा गया तो इस कोश का मतलब होता है खजाना, इस कोश का मतलब होता है संग्रह। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, और अगर इस तरीके से कोश लिखा गया है तो इस कोश का एक दूरी का मात्रक है। क्या है? दूरी का मात्रक। तो ध्यान दीजिएगा, ये आते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ उसके होते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला। इसको ऊपर जरा हम लिख भी देते हैं। शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला। हिंदी की सामान्य वर्णमाला अलग है और शब्दकोश के अनुसार अगर वर्णमाला पढ़ेंगे तो कुछ उसमें भिन्नता आपको नजर आएगी। बस यही देखिएगा, परीक्षा में ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कि शब्दकोश के अनुसार कौन सा अक्षर, कौन सा वर्ण कहाँ पर होता है, उस पर आपको ध्यान रखिएगा। तो शब्दकोश के अनुसार पहला अक्षर होता है अंग, उसके बाद होता है आह। मान लिया अगर कोई चंद्र बिंदु वाला मिल जाए तो ये इसके बाद माना जाता है। तो सबसे पहले अंग बिंदी वाला, फिर चंद्र बिंदी वाला, फिर आह। इसके बाद आता है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ और आओ। फिर आएगा क, ख, छ, ख, ग, घा और अंगा। च, छ, जा, ज्ञा, झा और या। ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, त्र, था, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। य, र, ल, व, श, श्र, सा, सा और हा। ये जो आपके सामने लिखा है ये शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला है। शब्दकोश के अनुसार ये वर्णमाला आप देखिएगा। छा यहाँ पे है, ज्ञा यहाँ पे है,
त्रा यहाँ पे है और श्रा यहाँ पे है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि का के बाद कौन सा अक्षर आता है। ध्यान दीजिएगा, का के बाद छा होता है, यानी छा इन दो अक्षरों के बीच माना जाएगा। इसी प्रकार से जा के बाद ज्ञा होता है और ज्ञा इन दो अक्षरों के बीच में आएगा। ता के बाद त्रा आएगा और त्रा इन दो अक्षरों के बीच में होगा। सा के बाद श्रा आएगा, श्रा इन दो अक्षरों के बीच में होगा। यानी कौन सा अक्षर किसके बाद आता है, शब्दकोश की अगर डिक्शनरी की बात करते हैं, कोई भी शब्द लिखा है, जैसे कहीं लिखा है कमल, फिर लिखा है क्षत्रिय और फिर लिखा है खरगोश, तो सेकंड नंबर पे कमल के बाद खरगोश नहीं क्षत्रिय आएगा। तो ये ध्यान रखना है कौन सा अक्षर किस अक्षर के बाद आता है। अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है कि इसमें से छ का स्थान कहाँ पर होगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस अक्षर का ये जो संयुक्त व्यंजन आपने पढ़े थे, ये सभी संयुक्त व्यंजन थे। इन संयुक्त व्यंजन में जो व्यंजन जिसके संयोग से बनता है, जिसे छा कैसे बनता है, छा बनता है क और सा से, तो क्या होगा, ये का के बाद आ जाएगा। ऐसे ही जा और यहाँ से जा के बाद आ जाएगा। इसी पर ता और रा से ता के बाद आ जाएगा। सा और रा तो सा के बाद आ जाएगा। तो ये चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि परीक्षा में अगर पूछा जाए हिंदी शब्दकोश के अनुसार पहला वर्ण कौन सा है, तो आप कहेंगे अंगा। अंतिम वर्ण कौन सा है, तो आपका जवाब होगा हा। यानी हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला का पहला अक्षर अंगा होता है। शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला का अंतिम अक्षर हा होता है। और समझ लीजिएगा, सामान्य रूप से हिंदी का प्रथम अक्षर आ है और अंतिम अक्षर श्रा है, लेकिन शब्दकोश के अनुसार पहला अक्षर अंग है और अंतिम अक्षर कौन सा होगा, हा होगा। यानी पहला अक्षर अंग है और अंतिम अक्षर हा है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं कि शब्दकोश के अनुसार पहला अक्षर कौन सा होगा। इसके बाद अब हम चलते हैं, आपको कुछ और जानकारियां प्रदान करते हैं। इस चीज को आप नोट कर लें, समझ लें, 2-3-4 बार देखेंगे, ये चीज अपने आप से आपकी समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं कि किसी भी व्यंजन को, व्यंजन के साथ स्वर अपने आप जुड़ा होता है। व्यंजन के साथ में स्वर यानी छोटा, अगर यहाँ का लिखा है का, तो ये कैसे बना है, ये बना है क प्लस आ के संयोग से का बना है। तो अगर इसको स्वर रहित करना है, सामान्य भाषा में कहते हैं इसको आधा करना है, तो किसी भी व्यंजन को स्वर रहित कैसे किया जाएगा, किसी भी व्यंजन को स्वर रहित कैसे किया जाएगा, तो इस बात को आप समझिएगा कि कैसे करेंगे, वो मैं आपको अभी बताता हूं। नियम है, व्यंजन को स्वर रहित करने के नियम, यानी किसी भी व्यंजन को आप स्वर रहित कैसे करेंगे, आधा कैसे बनाएंगे। तो बहुत ध्यान से आप समझिएगा, ये क्या चीज होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने, 2 प्रकार के होते हैं। पहले वर्ण होते हैं जिनको कहते हो खड़ी पाई वाले वर्ण। कैसे वर्ण है, खड़ी पाई वाले वर्ण हैं। खड़ी पाई का मतलब क्या होता है, जैसे ऊपर से नीचे जो पाई लगी होती है, मात्रा लगी होती है, इसे खड़ी पाई कहते हैं, खड़ी पाई वाले वर्ण। दूसरे होते हैं बिना खड़ी पाई वाले
वर्ण। तो ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार के वर्ण हुए, खड़ी पाई वाले वर्ण और बिना खड़ी पाई वाले वर्ण। जो खड़ी पाई वाले वर्ण है ये दो प्रकार के होते हैं। खड़ी पाई वाले वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है जो खड़ी पाई तक पूर्ण हो जाते हैं, यानी ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई तक पूर्ण हो जाते हैं। जैसे आपने गा बनाया, गा खड़ी पाई तक पूरा हो गया। खा बनाया, खड़ी पाई तक पूरा हो गया। जा बनाया, खड़ी पाई तक पूरा हो गया। पा बनाया, खड़ी पाई तक पूरा हो गया। ता बनाया, खड़ी पाई तक पूरा हो गया। तो खड़ी पाई तक वर्ण। दूसरे वर्ण कैसे हैं? दूसरे हैं खड़ी पाई के बाद, खड़ी पाई के बाद पूर्ण होने वाले वर्ण। तो एक तो वे वर्ण है जिनकी पूर्ति खड़ी पाई तक ही वो वर्ण पूरा हो जाता है। दूसरा वह वर्ण है जो खड़ी पाई के बाद पूरा हो जाता है। ऐसे वर्ण केवल दो हैं। जैसे खड़ी पाई है का, एक खड़ी पाई के बाद पूरा हुआ। उसके बाद फा, ये भी खड़ी पाई के बाद पूरा हुआ। तो दो अक्षर ऐसे हैं जो खड़ी पाई के बाद पूरे होते हैं। शेष अक्षर ऐसे हैं जो खड़ी पाई तक ही पूरे हो जाते हैं। अब इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। जो अक्षर खड़ी पाई तक ही पूरे हो जाते हैं उन अक्षरों की खड़ी पाई को हटा दिया जाए और वह वर्ण आधा हो जाता है। अभी हम अलग से लिख देते हैं तो आप बेहतर समझ लेंगे उसको। बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे हमने लिखा ग, फिर लिखा जा, कोई भी ऐसे अच्छे लिख दो। चा, ना, पा, यानी कैसे वर्ण थे? जो खड़ी पाई तक पूर्ण होते हैं। अगर इन वर्णों की खड़ी पाई हटा दी जाए, खड़ी पाई को हटा देते हैं तो इस वर्ण को आधा माना जाएगा। अगर इनकी खड़ी पाई को हटा दिया जाए तो इन वर्ण को क्या होता है? आधा माना जाता है। आप सभी वर्णों को देख रहे हैं, इनकी अपने खड़ी पाई को हटा दी और इन वर्णों को आधा वर्ण माना गया। अब आधा गा है, आधा जा है, आधा चा है, आधा ना है, आधा पा है। यानी जो वर्ण खड़ी पाई तक ही पूर्ण होते हैं, यदि उनकी खड़ी पाई को हटा दिया जाए तो उस वर्ण को, उस व्यंजन को स्वर रहित यानी आधा माना जाएगा। अब जो आपके सामने ये बच्चे लिखे हुए हैं, जो भी अक्षर ये लिखे हैं, ये कैसे हैं? ये सभी अक्षर स्वर रहित हैं। अब इनमें स्वर मौजूद नहीं है और इनको सामान्य तौर से, सामान्य भाषा में कह देते हो आधा अक्षर। सामान्य भाषा में आप कह देते हो आधा अक्षर। तो पहली बात क्लियर हुई कि यदि वर्ण खड़ी पाई तक पूर्ण हो रहा है तो उसकी अगर खड़ी पाई को हटा दिया जाए तो वर्ण क्या हो जाता है? आधा वर्ण हो जाता है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में वे वर्ण आते हैं जो खड़ी पाई के बाद पूरे होते हैं। अब उन अक्षरों को लीजिएगा जो खड़ी पाई के बाद पूरे होते हैं। वे अक्षर कौन कौन से हैं? जैसे एक अक्षर है क और एक अक्षर है खा। एक खड़ी पाई के बाद पूरा हो रहा है। तो जो वर्ण खड़ी पाई के बाद पूरे होते हैं तो खड़ी पाई के बाद के हिस्से को आधा कर दिया जाए, ये वर्ण आधे माने जाएंगे। ठीक है। यानी खड़ी पाई वाले वर्णों में दो प्रकार के वर्ण थे। एक वे वर्ण जो खड़ी पाई तक पूरे हो गए, एक वे वर्ण जो खड़ी पाई के बाद पूरे हुए। तो खड़ी पाई तक जो अक्षर पूरे हो जाते हैं, जो व्यंजन पूरे हो जाते हैं, यदि उनकी खड़ी पाई को हटा दिया जाए तो वर्ण आधा यानी स्वर रहित हो जाता है। और जो वर्ण खड़ी पाई के बाद पूरे होते हैं तो बाद के हिस्से को आधा कर दिया जाए, वो वर्ण स्वर रहित हो जाता है। इसके बाद अब दूसरे अक्षर भी आते हैं। दूसरे देखिएगा, ये अक्षर कैसे? बिना खड़ी पाई वाले वर्ण।
बिना खड़ी पाई वाले वर्ण कितने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे हिंदी वर्णमाला में ऐसे कितने वर्ण हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसे वर्णों की संख्या देखिएगा, काखा गाघा अंगा, ये बिना खड़ी पाई वाला वर्ण है। चा छा जा झा, चा छा, ये बिना खड़ी पाई के वर्ण है। फिर ट ठा डा ढा, ये बिना खड़ी पाई के अक्षर है। फिर आता ता था दा, ये बिना खड़ी पाई के वर्ण है। ना, इसके बाद आता है या रा, रा भी खड़ी पाई का वर्ण नहीं है। और फिर आता है हा, खड़ी पाई का वर्ण नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अक्षर आपके सामने लिखे गए हैं ये कैसे हैं, सब बिना खड़ी पाई वाले वर्ण हैं। बिना खड़ी पाई वाले वर्णों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 ऐसे वर्ण हैं जो बिना खड़ी पाई के हैं। 9 ऐसे वर्ण हैं जो बिना खड़ी पाई के हैं, शेष सभी व्यंजन खड़ी पाई वाले हैं। इन बिना खड़ी पाई वाले 9 व्यंजनों में रा को छोड़कर, रा को अगर छोड़ दिया जाए, रा को छोड़कर शेष 8 जो वर्ण होते हैं इन्हें गोलीय वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोलीय व्यंजन। बहुत ध्यान समझिएगा तो ये चीज जान पाएंगे। यानी हिंदी वर्णमाला में 9 ऐसे अक्षर हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया जाता। इनमें से रा को छोड़कर शेष 8 को गोलीय व्यंजन कहा जाता है। यदि इन गोलीय व्यंजन में नीचे हलंत लगा दिया जाए तो ये स्वर रहित यानी आधे हो जाते हैं। ठीक है, तो 8 जो गोलीय व्यंजन है इनके नीचे काहे का प्रयोग किया जाता है, इनके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है और वो व्यंजन आधा हो जाता है। ये सब देवनागरी लिपि के अपने नियम है, लिखने के तरीके हैं। तो इनके नीचे आपने हलंत लगाया, ये व्यंजन आपके आधे हो गए। तो यहां तक की बात आपकी यह समझ में आई कि किसी भी व्यंजन को स्वर रहित कैसे किया जाएगा, यानी किसी भी व्यंजन को स्वर रहित कैसे किया जाएगा। अब इसी बात का आप चाहें तो आगे इनकी व्याख्या भी लिख सकते हैं, वो व्याख्या मैं आपको लिख भी देता हूं। तो सबसे पहले जो व्यंजन आते हैं आप ध्यान दीजिएगा, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। तो खड़ी पाई वाले व्यंजन है, इन खड़ी पाई वाले व्यंजन के पुनः 2 उपभेद होते हैं। एक है खड़ी पाई तक पूर्ण होने वाले व्यंजन, वे व्यंजन जो खड़ी पाई तक पूर्ण हो जाते हैं। एक्सप्लेन व्याख्या इसकी कर दीजिएगा, जो व्यंजन खड़ी पाई तक, खड़ी पाई तक पूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, उनकी खड़ी पाई हटा देने से व्यंजन
स्वर रहित हो जाता है, स्वर रहित हो जाता है। यानी यदि उन व्यंजनों की खड़ी पाई को हटा दिया जाए तो वे स्वर रहित हो जाएंगे। जैसे, अब जैसे के आगे कुछ उदाहरण देखिएगा। जैसे आप लिखा ग, ज, च, न, प, ये उदाहरण है आपके। ये सब बिना एक सब खड़ी पाई तक पूर्ण होने वाले वर्ण हैं। अब इनकी खड़ी पाई को, यानी जो खड़ी पाई किसी और रंग से बना देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इनकी खड़ी पाई को हटाया गया है और इन्हें स्वर रहित कहा गया है। यानी इनकी खड़ी पाई को हटा दिया गया और इन व्यंजनों को क्या कह दिया गया, स्वर रहित। दूसरा देखिएगा, दूसरे आते हैं खड़ी पाई के बाद पूर्ण होने वाले व्यंजन। यानी अब वे व्यंजन है जो खड़ी पाई के बाद पूरे होते हैं। खड़ी पाई के बाद पूरे होने वाले व्यंजनों को देखते हैं। इनमें क्या लिखेगा, जो व्यंजन खड़ी पाई के बाद पूर्ण होते हैं, खड़ी पाई के बाद पूर्ण होते हैं, उनके खड़ी पाई के बाद के हिस्से को भाग को आधा कर दिया जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण चीजें लिखी जा रही है, समझाई जा रही हैं। इस प्रकार की चीजें हर जगह उपलब्ध नहीं होती, इसलिए इनको बहुत ध्यान। वो तो हम सभी लोग जानते हैं कौन सा आधा बनेगा, कौन कैसे बनेगा, लेकिन ऐसा क्यों है? जब तक हम उसके तथ्य को नहीं जानते हैं तब तक हम विधिवत नहीं समझ सकते हैं। जैसे अब इसमें दो ही अक्षर आते हैं, उन दोनों अक्षरों को आपके सामने लिख देते हैं। क और था। इनकी पूर्ति दूसरे रंग से कर देते हैं ताकि वो चीज आप समझ जाएंगे। एक का चूंकि बना तो ऐसे था और फा भी बना ऐसे था, तो कुल मिलाकर के इनके बाद के भाग को आधा कर दिया गया और आपने कहा ये दोनों व्यंजन आधे हो गए। अब यहां तक की बात क्लियर हो गई, उदाहरण के रूप में भी, समझाने के रूप में भी और व्याख्या के रूप में भी, कि खड़ी ये वर्णों का जो खड़ी पाई वाले हैं इन्हें स्वर रहित कैसे किया जाएगा। यहाँ के आगे अब आपको हम गोलीय वर्णों की स्थिति से अवगत कराते हैं। दूसरे प्रकार के जो वर्ण होते हैं वे होते हैं गोलीय व्यंजन। इनको कहा जाता है गोलीय व्यंजन। इनकी भी व्याख्या कर लीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में 9 व्यंजन ऐसे हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग
नहीं होता, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता। इनमें रा को छोड़कर शेष गोलीय व्यंजन कहलाते हैं। गोलीय व्यंजन कहलाते हैं। इनके नीचे हलंत का प्रयोग करके, हलंत का प्रयोग करके इन्हें स्वर रहित किया जाता है। तो अगर इनके नीचे यानी हिंदी वर्णमाला में 9 ऐसे व्यंजन हैं जिनमें खड़ी पाई का इस्तेमाल नहीं होता, इनमें से रा एक उसकी अलग स्थिति है। रा को छोड़ करके शेष सभी जो व्यंजन है उनकी संख्या है 8, जिन्हें गोलीय व्यंजन कहा जाता है। एक तो परीक्षा में ये भी ध्यान रखिएगा इनमें से कौन गोलीय व्यंजन है, ये बात भी आपको याद रहे, कौन कौन से गोलीय होते हैं और उनको स्वर रहित यानी आधा कैसे करेंगे, ये बात भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उनके नीचे हलंत का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे अब जैसे देख लीजिएगा, व्यंजन लिख देते हैं। डा, टा, दा, ठा, हा, कुछ ही लिखेगा, सब नहीं लिखेगा। अब इनके नीचे आप क्या करेंगे, इनके नीचे आप हलंत लगाएंगे और ये व्यंजन आधे माने जाएंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि आप पीछे देख लीजिएगा, यानी किस प्रकार से आपने खड़ी पाई वाले व्यंजनों को आधा किया और किस प्रकार से आप जो है इन व्यंजनों को, गोलीय व्यंजनों को आधा कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों को कैसे स्वर रहित करते हैं ये प्रक्रिया आपको बता दी गई है। यानी किस प्रकार से व्यंजन को स्वर रहित किया जाएगा, इसकी एक अपनी विधि है, इसका एक तरीका है। यहाँ महत्वपूर्ण बात हमको ये पता चली कि गोलीय व्यंजन कौन है, गोलीय व्यंजन क्या होता है, खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन है, और खड़ी पाई वाले व्यंजन की 2 कैटेगरी हैं, खड़ी पाई तक पूरे होने वाली और खड़ी पाई के बाद पूरे होने वाली। ये बात भी हमको पता चल गई है। तो इस प्रकार इन दोनों चीज़ों की जानकारी आपको दी गई है। अब आगे देखते हैं कुछ अलग की चीज़ें इससे भी हट करके। यहाँ एक बचा था रा, ये रा एक अलग महत्व का व्यंजन है। रा एक अलग इमेज रखता है, ध्यान रखिएगा। सभी में जैसे यहाँ पे मात्रा लगनी है तो आप ऐसे लगाते हो, टा में मात्रा लगनी है ऐसे लगाते हो, लेकिन रा में मात्रा ऐसे लगती है। ये है छोटा रू और ये होता है बड़ा रू। ये छोटा ऊ की मात्रा है और ये इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है। जैसे अगर आपको लिखना रूप तो आप ऐसे लिखेंगे, आपको लिखना गुरु तो आप ऐसे लिखेंगे। ये छोटा रू का प्रयोग कहाँ है और बड़ा रू का प्रयोग कहाँ है, ये चीज भी बहुत सावधानी के साथ आपको सीख लेनी है। आगे बढ़ते हैं और यहां पे आते हैं रा की विशेष स्थिति। अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला में रा के एक अपना अलग महत्व है। रा की एक अपनी विशेष इमेज बनी हुई है, विशेष स्थिति बनी हुई है। रा ना ही खड़ी पाई वाला व्यंजन है और रा ना ही गोलीय व्यंजन है।
इस पर नियम ना तो खड़ी पाई के लागू होते हैं, ना इस पर जो नियम है गोली के लागू होते हैं। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों को तो हम खड़ी पाई हटा के या उसके बाद के हिस्से को हटा के आधा करेंगे, गोलीय व्यंजन में हलंत लगा के आधा करेंगे। इसमें रा में ना तो हम खड़ी पाई हटा सकते हैं और ना हलंत लगा सकते हैं। तो फिर रा को स्वर रहित कैसे किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, रा जो है चार प्रकार से लिखा जाता है, लिखा जाता है। यानी रा की पोजीशन दिखेगा, रा चार प्रकार से लिखा जाता है। चार प्रकार के रा होते हैं, वो चारों प्रकार रा के आप देख लीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा इस पे। एक तो ये रा होता है, एक ये रा होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। यानी रा चार प्रकार के हैं। आपके सामने ये रा के चारों भेद, चारों तरीके लिखे हुए हैं, चारों भेद। ध्यान रखिएगा, हिंदी, एक सिरो रेखी भाषा है। अब भाषा चूंकि हिंदी तो सिरोरेखीय नहीं है, देवनागरी लिपि है, लिखा लिपि में जाता, बोली भाषा जाती है, फिर भी हम आपको यहाँ लिख देते हैं। यानी जिस पर लिखने के बाद एक सिर के ऊपर रेखा खींच दी जाती है। बाकी किसी भी भाषा को लिखने के बाद, किसी भी लिपि को लिखने के बाद उसके ऊपर लाइन नहीं खींची जाती। कोई भी अक्षर इस लाइन के ऊपर नहीं जाता, लेकिन रा ऐसा है जो लाइन के ऊपर भी चला जाता है। ध्यान रखिएगा, जब तक रा लाइन के नीचे रहेगा तब तक रा पूर्ण रहेगा, यानी स्वर सहित रहेगा। जब तक रा लाइन के नीचे रहेगा रा पूर्ण रहेगा, यानी स्वर रहित रहेगा। जब रा लाइन के ऊपर आ जाएगा तो रा कैसा हो जाएगा? कह सकते हो रा अपूर्ण हो जाएगा, यानी रा स्वर रहित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रा स्वर रहित हो जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा, हिंदी एक सिरोरेखीय भाषा है जो लाइन के नीचे लिखी जाती है, यानी लिखने के बाद एक लाइन खींच दी जाती है। कोई भी अक्षर इस लाइन को, इस रेखा को पार नहीं करता, लेकिन रा एक ऐसा अक्षर है इस रेखा को पार करता है। तो जब रा इस रेखा को पार कर जाता है तब वो स्वर रहित माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि रा स्वर रहित कैसे होगा। लेकिन अब इन रा के सभी रूपों का प्रयोग हम आपको बता देते हैं कि अन्य प्रकार के जो रा लिखे हुए हैं इनका प्रयोग क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इनका प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। इन रा का प्रयोग दिखा रहे हैं आपको। ये जो पहला रा है, ये इसका प्रयोग सामान्य प्रकार से होता है। ये पूर्ण रा माना जाता है, यानी स्वर सहित रा माना जाता है। जैसे आपने लिखा राम, ये सामान्य रा का प्रयोग है। इसमें ना भी कोई मात्रा लगी हो तब भी छोटी है की मात्रा, छोटा है की मात्रा मानी जाती है। ये ए वाला रा था। अब देखते हैं दूसरा जो रा है वो ऐसे बनता है। दूसरा रा ऐसे बनता है। इसका प्रयोग, ये भी स्वर सहित है, इसका प्रयोग स्वर रहित खड़ी पाई वाले व्यंजनों के साथ किया जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं। तो जो इस प्रकार कर रहा है इसका इस्तेमाल आप किसके साथ करते हैं? स्वर रहित व्यंजनों के साथ करते हैं। जैसे अगर हम आपका उदाहरण देते हैं, कोई भी आप अक्षर लिख लीजिएगा। जैसे आपने यहां गा लिखा, ठीक है। अब इस गा को सबसे पहले आपको आधा करना है, तो आधा करने के लिए आप क्या करेंगे?
आधा करने के लिए आप इसकी खड़ी पाई को हटाएंगे। अब आपने खड़ी पाई इसकी हटा दी, ये आधा हो गया। अब आप इस रा का प्रयोग करिए, जिसको भी दूसरे कलर से आप कर लीजिएगा तो समझ जाएंगे सही है। अब यहां पर ये लगा ग्रा, अब ये ग्रा लगा है, इसको आप समझेंगे ग्राम, यानी गा में जो रा लगा है और रा में जो बड़ा आ की मात्रा लगी वो गा में नहीं, वो रा में लगी है। बड़ा की मात्रा रा में लगी है, गा आधा रा पूरा है। ठीक है। दूसरे प्रकार का जो आपका रा होता है ये इस तरीके का है। ये किस में लगता है? ये लगता है, इसका प्रयोग स्वर रहित गोलीय व्यंजनों के साथ किया जाता है। बहुत ध्यान सावधान से पढ़िएगा, यानी इसका प्रयोग स्वर रहित पाई वाले व्यंजनों के साथ किया जाता है, खड़ी पाई वाले। इसका प्रयोग स्वर रहित गोलीय व्यंजनों के साथ किया जाता है। इसका भी हम आपको उदाहरण दे देते हैं, देखिए उदाहरण समझिएगा इसका। अब जैसे कहीं लिखा है, मान लिया डा है, डा अक्षर है। अब इस डा को सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस डा को आधा करिएगा। आधा करने के लिए डा के नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। हलंत आपने लगा दिया। अब यहां इस रा का प्रयोग करेंगे, ये रा है, ये रा है। ठीक है। और आगे आपने क्या लिख दिया, कोई शब्द बना दो, ड्रम, ऐसे ट्रक। इस तरीके से अब आपने देखा कि इस प्रकार के रा का प्रयोग कहां किया गया था, यानी इस रा का इस्तेमाल कहां था, इस रा का इस्तेमाल कहां था, इस रा का इस्तेमाल कहां किया गया था। और अब आता है आपका अलग से रा आता है, जिसे हम कहते हैं, जो ऐसे बनाया जाता है इस तरीके से, इसे रेफ वाला रा कहते हैं, रेफ वाला रा। ठीक है। यह किसी वर्ण के, जैसे वर्ण पे लगा, ऊपर लगता है, इसे स्वर रहित र माना जाता है, स्वर रहित रा माना जाता है। अब जैसे कोई भी शब्द आपने यहाँ, कोई भी शब्द आप लिख लीजिएगा, जैसे आप समझ सकते हैं। जैसे हमने लिखा कर्म, एक कर्म में जो रा बना हुआ है ये रेफ वाला रा है। ये रा कैसा है, ये रा स्वर रहित है। ठीक है। ये रेफ वाला रा है और इस रा को स्वर रहित रा कहा जाता है। यहां तक की बात क्लियर हुई। रा के विभिन्न उपयोग क्या है, रा के विभिन्न प्रयोग क्या है, ये बात आपको यहाँ पर बता दी गई कि किस प्रकार से रा के प्रयोग हैं और रा के उपयोग और उपयोगिता के बारे में आपको जानकारी दी गई। तो वर्णमाला में सामान्य वर्णमाला क्या था, शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला क्या था, इनको व्यंजनों को कैसे आधा किया जाएगा, स्वरहित किया जाएगा, उनके भेद, उनके प्रकार, उनके तरीके, ये सारी जानकारियां आपको बताई गई और बहुत ही सिस्टम से, ढंग से, ताकि इनके स्वरूप को, इनकी आकृति को देख करके आप आराम से पहचान लें इनका इस्तेमाल। जैसे कई बार लोग कहते हैं ये रा बना होगा, ये कोई रा नहीं है, पहले हलंत लगा होता फिर रा बना होता है। जब आम तौर से जब हम लिखने की प्रक्रिया, वो एक अलग बात है, कैसे आप लिख लेते हैं वो एक भिन्न बात होती है। तो यहाँ तक कि क्लियर होता है और इसी के साथ वर्णमाला का जो भाग है वो पूरा हो जाता है।
हालांकि कई बार हिंदी में जो बिंदी लगाई जाती हैं, चंद्र बिंदु होता है, अंग बिंदु होता है, पंचमाक्षर बिंदु होता है, नुक्ता बिंदु होता है, उन पर भी चर्चा रहती है। इसी के साथ हम आपको एक संक्षिप्त रूप में बता भी देते हैं कि हिंदी में बिंदी का अपना क्या औचित्य है, वो भी इसी के साथ हो जाएगा। हिंदी में बिंदी का प्रयोग, हिंदी में बिंदी का प्रयोग, हालांकि कई प्रकार की 5 प्रकार की बिंदियां होती हैं, लेकिन उन 5 प्रकार की बिंदियों में 4 प्रकार की बिंदियां माने रखती हैं। एक चंद्र बिंदु होता है और इस चंद्र बिंदु को तद्भव शब्दों में प्रयोग किया जाता है, तत्सम या किसी ऐसे शब्दों में नहीं प्रयोग किया जा सकता है। फिर भी आप देख लेते हैं कि बिंदी कितने प्रकार की होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मुख्य रूप से बिंदियों के जो प्रकार हैं वो 4 माने गए, 1, 2, 3 और 4। हालांकि एक और प्रकार है जिसे चंद्र बिंदु कहते हैं, ये चंद्र बिंदु, ये भी इसका एक प्रकार है। और इस बिंदु का प्रयोग जिस शब्द पे होता है वह शब्द क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। तो पहले वाले बिंदु को देखते हैं। जो इस प्रकार का लगता है, इस बिंदु का नाम क्या है? ये जो बिंदु है इसे अनुस्वार बिंदु कहते हैं। अनुस्वार बिंदु इसे कहा जाता है। और इस बिंदु का जो प्रयोग इस्तेमाल एक व्यंजन पे होता है, और ये इसका प्रयोग जो है सभी, इसका प्रयोग सभी 11 स्वरों पर होता है। सभी 11 स्वरों पर होता है। दूसरा आपका जो बिंदु है वो इस तरीके से लगता है, यहाँ पे ये ऐसे। ये तो केवल मात्रा के लिए डंडी बना दी गई, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल बिंदु आपको दिखाना है। ये किस प्रकार का बिंदु है? इसे पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर बिंदु। और इस बिंदु का प्रयोग केवल एक व्यंजन पे होता है, और वो आपका व्यंजन है अंगा। अगला आपका आता है जो नीचे से लगता है, इसे इसे उच्छिप्त बिंदु कहते हैं। और इसका प्रयोग 2 व्यंजन पे होता है, 2 व्यंजनों पर होता है, जो व्यंजन आपके इस तरीके से बनाए जाते हैं। फिर आपका आता है अगला बिंदु ऐसे इस तरीके से, इसे नुक्ता बिंदु कहते हैं। और इसका प्रयोग 5 व्यंजनों पर होता है। वो 5 व्यंजन आपके हैं क, ख, ग, जा और फा। इन 5 अक्षरों पर इनका इस्तेमाल होता है। इन्हें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा था कि नुक्ता बिंदु लगने से शब्द अरबी फारसी का हो जाता है। ध्यान रखिएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने एक और बिंदु, ये चंद्र बिंदु है, ध्यान रखिएगा, ये चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु।
चंद्र बिंदु, इस चंद्र बिंदु को उसको दोनों देख लीजिएगा। पहले इसको देख लेते हैं। इसको देखिएगा, सितारे हिंद ने क्या कहा था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नुक्ता बिंदु लगने से शब्द अरबी फारसी का हो जाता है, अरबी फारसी का हो जाता है। ठीक है। और यहां देखिएगा, चंद्र बिंदु के प्रयोग से, चंद्र बिंदु के प्रयोग से बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द तद्भव होते हैं, बनने वाले शब्द तद्भव होते हैं। कुछ खास चीजें यहां पर बताई गई हैं, अलग अलग स्वरूप होता है। जैसे इस बिंदु का जहां प्रयोग होगा, इस बिंदु का जहां प्रयोग होगा, वो शब्द तत्सम होगा। यानी इनके प्रयोग से बना शब्द तत्सम होगा, इसके प्रयोग से बना शब्द तत्सम होगा, इसके प्रयोग से बना शब्द तद्भव होगा, और इसके प्रयोग से बना शब्द आगत यानी अरबी फारसी का होगा। तो ये बात, अलग अलग बिंदु का अपना इस्तेमाल है, उनका प्रयोग है, और उनके प्रयोग से बने शब्दों के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, अभ्यास रखना है। देखिए, आपको बताया था कि वर्णमाला पढ़ते समय ही हमको ये बात ध्यान रख लेनी चाहिए कि इनमें से किस अक्षर का अपना विशेष महत्व क्या है। जैसे बता, री, अंग, आह का प्रयोग कर जिसमें होगा वो तत्सम होंगे। इधर अंगा या रा का प्रयोग जहां होगा वो तत्सम होंगे। इधर छा, त्रा, ज्ञा, श्रा का प्रयोग जहां कहीं होगा वो तत्सम होंगे। इसी प्रकार से वो क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग जहां होगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग जहां होगा, उस प्रकार से बने हुए शब्दों को क्या कहा जाएगा? तद्भव कहा जाएगा। तो वर्णमाला के ज्ञान के साथ ही वर्णमाला को पढ़ते समय ही तत्सम और तद्भव शब्दों पर विशेष नजर रखने की आवश्यकता होती है। इससे बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाया करता है। तो यहाँ तक की बात आपकी समझ में आई है। तो आज की इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और वर्णमाला से जुड़ी जितनी भी चीजें थी, वर्णमाला से जुड़े जितने भी प्रश्न परीक्षा पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की गई, उन सभी के बारे में आपको बताया गया है। तो वर्णमाला यहीं पर पूर्ण होता है। आप इसको पढ़ें, अपने साथियों को, मित्रों को भेजें। आपको अच्छा लगे तो इसको पढ़ें, अपने मित्रों को, परिचितों को भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको पता है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट, जो विषय चलते हैं, जो चीज़ें चलती हैं, उन संपूर्ण की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या जो स्क्रीन पे आपके साथ भी जो नंबर चलते रहते हैं उस पर संपर्क आप कर सकते हैं। टीजीटी का कोर्स चल रहा है, पीजीटी का कोर्स चल रहा है, टेट का, सीटेट का, सुपर टेट का, सिविल का, जो भी क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, उन सभी क्लासेस की जानकारी आपको यहाँ प्राप्त हो जाती है। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।